हलने के 209 दिन के बाद 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान किया है। राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बना करके वापस लाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय को हटा दिया है। दीपक महस्के उनकी जगह लेंगे। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी अपने पद पर बने रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को भी जिम्मेदारी मिली है। यूपी से 2 मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर और बासित अली को शामिल किया गया है। टीम में 13 उपाध्यक्ष हैं, 8 महासचिव हैं, 16 सचिव हैं और 28 जो सदस्य हैं वो शामिल किए गए हैं। अब नई टीम की 22 अगस्त को दिल्ली में एक बैठक होनी है। नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर मधु चंद्रकर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। कविता पाटीदार, पांगनोन कोनियक और संगीता यादव को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष और प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की 3 महिलाओं का इसमें है, जबकि महाराष्ट्र के 2 हैं और बाकी राज्यों की 1-1 महिलाएं इसमें शामिल हैं। बिप्लब कुमार देव राष्ट्रीय महासचिव बना। 2024 हरियाणा चुनाव और 2026 पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो सह प्रभारी भी रह चुके हैं और दोनों ही जगह पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब बता दें आपको कि नितिन नवीन 209 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली और उन्हें निर्विरोध बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नितिन नवीन 45 साल की उम्र में भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। तो एक तरफ बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। अब 2014 से सत्ता से बाहर और 3 बार करारी हार के बाद प्रदेश में कांग्रेस भी अब भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल पड़ी है। पार्टी युवाओं को लेकर के बूथ और मंडल तक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। आज रोहतक में कांग्रेस ने 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर के संगठन को जमीन स्तर तक मजबूत करने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब भाजपा की ही तर्ज पर मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की तैयारी में है। सितंबर के महीने से इस अभियान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जो बूथ स्तर से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर आम जनता तक पहुंचेगा। इसके लिए रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी की। रोहतक में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है और इस बैठक में प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा को संगठन के साथ जोड़ेगी। तो आज बड़ी बहस इस पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल। अब सवाल यह है कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान और क्या है बीजेपी का 29 का प्लान। नई टीम की तैयार तो 29 में क्या होगी नैया पार। महिला सशक्तिकरण से जो जीत है वो किसको मिलेगी और क्या बीजेपी की राह पर चलेगी। आज ये सारे प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में फंस रहा है। लेकिन जंतर मंतर दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, उससे युवा और छात्र वर्गों की आंखें खुल गई। उन्होंने अब यह तय कर लिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी सरकार को अपनी जगह दिखानी है। और इसलिए हमारा सभी आप बुजुर्ग साथियों से निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब ये युवा वर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर जो है, इसको हमें जोड़ना है, ताकि ये इस तरीके से एक बड़ा आधार हमारा है हरियाणा में, लेकिन उस आधार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ उन सभी साथियों को बधाई जिन्हें पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, तो वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। मुझे विश्वास है कि हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करने के साथ ही जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और सभी को मेरी ढेरों
शुभकामनाएं। ये प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। आज बीजेपी की जो राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया है। तो आज बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम के अंदर बहुत सारे नए चेहरे हैं जिनको जगह मिली है और इसी को लेकर के अब बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी के द्वारा वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद श्री संजय भाटिया जी को राष्ट्रीय महामंत्री और श्री अरुण यादव जी को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक नियुक्त किए जाने सहित पार्टी के सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है। आज रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और राष्ट्र सेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, इन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आप देख रहे हैं अपनी अपनी तैयारियों में अब लगे हुए हैं। बीजेपी की आज राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई है और इस पर बधाई दी जा रही है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद एवं मेरे पुराने मित्र संजय भाटिया जी को भाजपा के राष्ट्रीय नियुक्त होने पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आप अपने अनुभव, परिश्रम और संगठनात्मक कौशल से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन को नई ऊर्जा और विस्तार देंगे और आपके सफल एवं यशस्वी कार्यकाल के हेतु अनंत मंगल कामनाएं। ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। महिलाओं को देखिए कैसे तरजीह दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया हालांकि पहले भी थी, ये बनी रहेंगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार मनप्रीत सिंह बादल, राष्ट्रीय महामंत्री संजय भाटिया जो कि हरियाणा से हैं, राष्ट्रीय महामंत्री विप्लव देव त्रिपुरा से हैं, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया राजस्थान से, सह प्रभारी भी हैं वो बीजेपी के, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग पंजाब से आते हैं, अरुण यादव हरियाणा से सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो ये नई टीम के कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, और इन सबको नितिन नवीन की नई टीम में जो जगह है वो मिली है। अब यहाँ से आगे संगठन किस तरह से मजबूत होगा, 2029 की जिस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है उसमें संगठन के परिवर्तन से क्या मजबूती मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। और अब आगे किस तरह से, चूंकि बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, पंजाब में चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होने हैं, और इसलिए और इसका क्या जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, आज इसको समझेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं दोनों ही पार्टियों का, मैंने जिक्र किया। कांग्रेस एक तरफ आप देख रहे हैं अपने संगठन को अब बूथ लेवल तक ले जाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी नई टीम के साथ मैदान में है। लेकिन अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे आने वाली चुनावी राजनीति में, आज इसको समझते हैं। दो मेहमान हैं अभी फिलहाल मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी स्वागत है आपका। और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं इस चर्चा की, चूंकि आज नितिन नवीन जी की नई टीम का ऐलान हुआ। मैं पूरा डिटेल अभी दर्शकों को बता भी रहा था कि कैसे कैसे और कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मौका मिला। हरियाणा से भी दो बड़े नाम इसमें दिखते हैं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ओवरऑल अगर हम लोग इस टीम को देखें तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या संदेश है इस नई टीम के जरिए संगठन के लिहाज से, ये भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं विजेंद्र जी। देखिए आयुष जी, आज की जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने जो अपनी टीम की घोषणा की है, उसमें जिस तरीके से युवाओं को और महिलाओं को उनका प्रदर्शन मिला है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो क्रम है वो तेजी से आगे बढ़ा है। महिलाओं को, युवाओं को, समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर के चलने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और माननीय श्री नितिन नवीन जी जो खुद एक युवा हैं, उनको मात्र 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा
एक महत्वपूर्ण दायित्व उनको सौंपने का काम किया। आज उनकी टीम की घोषणा हुई है जिसमें युवा और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। आज की इस टीम में हमारे जो हरियाणा के यशस्वी हमारे आदरणीय प्रभारी थे श्री सतीश पुनिया जी, उनको राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला है। श्री संजय भाटिया जी जो भारतीय जनता पार्टी में पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा चुके हैं, उनको आज राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व श्री संजय भाटिया जी को मिला है। श्री अरुण यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी में पहले सोशल मीडिया के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश संयोजक का दायित्व निभा चुके हैं, आज उनको राष्ट्रीय स्तर की जो टीम है उसमें राष्ट्रीय सह सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व उनको मिला है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा प्रदेश को एक अच्छा महत्व देने के लिए, एक प्रभावी महत्व देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लगातार चौथी बार 2029 में कमल खिलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो एक मजबूत टीम बनी है, वो पूरी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेहरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक तो मजबूत टीम बनी है, दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि लगातार चूंकि अब आप लोग जीत रहे थे, तो फिर क्या इसके पहले जो टीम थी वो मजबूत नहीं थी? दूसरा ये प्रश्न है कि जो सोशल मीडिया इस समय है, क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं ना सारी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होती हैं। एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे हम लोगों ने देखा जो कि सोशल मीडिया के जरिए ही देखा कि पहुंचा था। आईटी आपके जो इंचार्ज थे अमित मालवीय, उनको हटा करके महस्के को आप लोग लेकर के आए हैं। ये क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी है? क्या इसमें बड़ा परिवर्तन आप लोग इसलिए कर रहे हैं कि मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आईटी सेल के आपने जो इंचार्ज थे उनको भी हटाया है? तो ये क्या संदेश? और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये टीम और बेहतर तरीके से काम करेगी, तो क्या पहले वाली बेहतर नहीं कर रही थी? नेहरा जी देखिए आयुष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत सम्मानित चैनल है, आपको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक रूप से एक दायित्व काम करने का जो समय होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी में उसका जो कार्यकाल है वो पूर्ण माना जाता है, पूरा माना जाता है। उसके बाद नए पदाधिकारियों की घोषणा होती है। कोई बहुत अधिक अच्छा काम करे, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो उसको 3-3 साल के 2 टर्म दिए जा सकते हैं। इसके अलावा 3 साल के बाद नई टीम की घोषणा और रचना ये होनी होती है, जो हुई है। इसके अलावा संगठन के साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल मोर्चे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाने का काम किया है। श्री अरुण यादव जी को व्यक्तिगत रूप से मेरे वो मित्र हैं, मैं उनको जानता हूं, बहुत अच्छा हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किया, इसलिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर उनको सेवाएं लेने का काम किया है। और जहां तक युवाओं का संदर्भ है, ये पूरी एक तरह से युवा टीम है, जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगभग 85 वर्ष की उम्र के हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी 45 वर्ष की उम्र के हैं, लगभग दोगुने का अंतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी की जो कमान है राष्ट्रीय स्तर पे, वो बुजुर्गों के हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी की जो कमान है वो युवाओं के हाथों में है। भाजपा की कमान युवाओं के हाथों में होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है और सभी पदाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने युवा की बात की और फिर प्रधानमंत्री का भी जिक्र कर ही दिया। भाई, प्रधानमंत्री को भी क्या युवा की श्रेणी में आप रखते हैं? अभी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी देखिए 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी युवा हैं तो फिर उस हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे को भी फिर आप बुजुर्ग मत मानिए ना, फिर उनको भी आप युवा की श्रेणी में रखिए। ठीक है, नेतृत्व के ऊपर कोई प्रश्न नहीं, वो ठीक है, वो पार्टियां अपने अपने हिसाब से तय करती हैं। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि ये अब और बेहतर काम करेंगे, तो अब देखते हैं कि ये कितना बेहतर होता है। मैं गर्ग साहब का रुख कर रहा हूं, उसके पहले अमनदीप जी भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप जी, स्वागत है आपका। और विजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, आपके पास आ रहा हूं। एक तो बीजेपी के राष्ट्रीय टीम पर एक टिप्पणी आपसे चाहता ही हूं, दूसरा ये कि आज आप लोगों की भी एक बड़ी बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि अब संगठन स्तर तक और बूथ लेवल तक हमको जाना है और सारे लोगों को एकजुट होना होगा, तभी जो है जो चुनाव है उसमें सफलता मिलेगी। क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस पार्टी की और क्या इसके पीछे की रणनीति है? गर्ग साहब बताइए। मामला है, अंदरूनी मामला है। ये नई टीम बनाए, विस्तार करे, किसको हटाए, किसको लगाए, वो इनका अंदरूनी मामला। इसके अंदर में कुछ कहना था, मेरा कहना उचित नहीं है। हाँ, कांग्रेस का जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे दूंगा। जहां जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा में खड़ी है और जनता की हित की लड़ाई लगातार लड़ रही है।
चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाने का मुद्दा हो, एलपीजी गैस का बढ़ाने का मुद्दा हो, खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, हरियाणा में नशा का मुद्दा हो, लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन कर रही है। और 19 तारीख को आपके सामने पंचकूला में फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के खिलाफ आंदोलन करेगी। और जहां तक कि कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे प्रभारी लगातार हरियाणा के हर जिले के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और उनका साथ, हर एक आदमी को साथ जोड़कर चल रहे हैं। जहां तक कि पहले भी चंडीगढ़ में 5 दिन हमारे संजय दत्त तिवारी जी ने मीटिंग ली। 5 दिन के अंदर जितने हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे और यहाँ तक कि हमारे 90 हल्के के जो कैंडिडेट थे और जितने युवा के जिला के शहरी प्रधान थे और महिला संगठन था, एससी संगठन था, बीसी संगठन था, लीगल सेल था, कर्मचारियों का सेल था, किसानों का सेल था, छात्रों का सेल था, सभी संगठनों की मीटिंग उन्होंने ली और 1 to 1 भी उन्होंने अलग अलग बात की। मैं ये बताना चाहता हूँ, तो यही स्थिति रही है कि संगठन हमारा लगातार मजबूती से हरियाणा में काम कर रहा है और लगातार भी 5 जिलों के दौरे पर हमारे प्रभारी जी है। आज उनका रोहतक दौरा था, हमारा अलग अलग दौरे, कच्छल भी है, फतेहाबाद भी है, कई जिलों के अंदर उनके दौरे हैं, वो दौरे कर रहे हैं। और जहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को, एक वर्ग की बात नहीं है, 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है। खास तौर पर युवाओं पर ज्यादा फोकस, महिलाओं पर ज्यादा फोकस है। महिला का हमारा संगठन बहुत मजबूती से हरियाणा में जगह जगह पूरे जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, शहर वाइज हमारा महिला संगठन काम कर रहा है। और युवा और छात्रों का तो संगठन हमारा कमाल का है और बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे, छात्रों ने, युवाओं ने हमारे संगठन में कुरुक्षेत्र में जो सीएम को के गिरफ्तार करने का मामला हो या HPSC का कार्यालय गिरफ्तार करने का मामला हो, फिर चंडीगढ़ के अंदर जहाँ गिरफ्तार का मामला आया, तो हमारे युवा संगठन ने मजबूती से यहाँ आंदोलन किए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक आती भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कहते हैं भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी। और 14 अगस्त को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इनके, जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके मंच के ऊपर राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम के अंदर पोल खोल के रख दी, उनकी एकता की पोल खोल कर रख दी। यहाँ तक कि रेवाड़ी जिले के अंदर मुख्यमंत्री की सम्मेलन था, उस सम्मेलन में MP ने बाइकाट कर दिया, सारे विधायकों ने बाइकाट कर दिया और जिला प्रधान ने बाइकाट कर दिया। और मुख्यमंत्री कहते हैं मैं नोटिस दूंगा, इन पर कार्रवाई करूंगा। आज उस बात को 20 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। कि आपके सामने वही स्थिति, वही लेना वही देना। और राम कुमार गौतम जी विधानसभा में खुलेआम खिलाते हैं। वे डॉक्टर जो अपना अरविंद शर्मा खुले रिश्वत लेता है, हर काम के पैसे लेता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक विधानसभा की रिकॉर्ड की बात है, आज तक उनसे अब लेकिन गर्ग साहब, अब आपने आप उधर गुटबाजी वाली बात कर दी, तो ये तो प्रश्न हर बार कांग्रेस से भी पूछा जाता है और आज भी पूछा गया भाई, तो ये क्यों कहना पड़ता है आपके नेताओं को कि हमको सबको संगठित और एकजुट होने की जरूरत है? मतलब कहीं तो फॉल्ट लाइन है पार्टी के अंदर। और आज रोहतक में मीटिंग थी, भूपेंद्र हुड्डा ही मौजूद नहीं। देखो, भूपेंद्र हुड्डा की मीटिंग थोड़ी रहा, आज तो प्रभारी और प्रदेश दौरा कर रहे हैं, पार्टी लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं। 5 दिन जब प्रभारी ने पर्सनल मीटिंग ली, CLP के लीडर हैं भाई, भूपेंद्र हुड्डा की कोई जरूरत ही नहीं थी आज की मीटिंग में, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जब पार्टी का सवाल होता है। मैं आपको एक नई बात बता दूं, 5 दिन मीटिंग चली, प्रभारी ने जनरल मीटिंग के तो सबको बुलाया, उसके बाद 4 दिन मीटिंग पर्सनली करी, उसके अंदर अकेला खुद बैठा था और कोई नेता साथ में नहीं बिठाया। 1 to 1 सबसे अलग अलग करिया, जितने जिला प्रधान थे, जितने अपने विधायक थे, या जितने MP थे, सबसे अलग अलग। ठीक है, वो आप टेक्निकल बातें बहुत सारी बता रहे हैं, वो अब उसके पीछे की क्या स्थितियां हैं वो ठीक है, वो मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर गर्ग साहब। मेरा सवाल इससे भी आगे था। मैंने ये कहा कि आपके प्रभारी को या आपके प्रदेश अध्यक्ष को बार बार हर मीटिंग में, हर मंच पर ये क्यों कहना पड़ता है कि हमें सबको एकजुट होने की जरूरत है? क्यों कह रहे हैं ये बात? इसका मतलब कुछ फॉल्ट लाइन है? अच्छी बात है, मैं खुद कहता हूँ, ये एक बलक लैंग्वेज होती है कहने के लिए। हम सबको मिलजुल कर, आप देखोगे धन बल की राजनीति चल रही है,
धन बल की सरकार है, इससे आम आदमी लड़ नहीं सकता, कमजोर आदमी को कुचल देते हैं। तो इसलिए इनसे लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्ट सरकार से लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हम तो कांग्रेस पार्टी छोड़िए, हम तो सब विपक्षी दलों को कहते हैं भाई एकजुट हो जाओ। नहीं, एकजुट होकर के ही लड़ना भाई, पार्टी में जब है तो एकजुट होकर के ही लड़ना होगा ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप अलग लड़ेंगे, कोई दूसरा अलग लड़ेगा। लेकिन ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि संदेश तो कम से कम देना पड़ रहा है ना, इसका मतलब कुछ फॉल्ट लाइन है। ठीक है, बाकी अब आप उसको पार्टी के स्तर पर सही करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आप पे छोड़ता हूं। ठीक है, अब मैं अमनदीप जी का रुख कर रहा हूं। गर्ग साहब, ठीक है, अब आपकी बात आ गई, मोटा मोटी सारी बातें आपने कह दी। ठीक है, आप लोग करें जितना बेहतर करें, और अच्छी बात है ना। अब तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप बूथ स्तर तक और पन्ना प्रमुख तक अब आप जाने वाले हैं। ठीक है अमनदीप जी, ठीक है, ये तो ठीक है, तोड़ फोड़ की ठीक है गर्ग साहब, सरकार, खाने वाली सरकार है। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, इन सारी चीजों के कोर में यही है ना कि आप संगठन जितना मजबूत कर पाएंगे उतना मजबूती से उठाएंगे इन बातों को। ठीक है, ठीक है अमनदीप जी, थोड़ी है। अमनदीप जी कैसे देख रहे हैं, एक बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम, दूसरी और कांग्रेस की एक बैठक जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब हम भी बूथ लेवल तक जाएंगे और कार्यकर्ताओं को मजबूती से लड़ना होगा। कैसे देखते हैं दोनों ही प्रश्नों को? अमनदीप जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद आप। आयुष जी आवाज जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आयुष भाई कि ये कोई नई बात नहीं है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपना संगठन जो है भाजपा ने बनाया है और कांग्रेस भी आगे बनाती है। और जो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम कुछ नया बदलाव लेकर के आएंगे, ये सिर्फ केवल जो है बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमने देखा कि दोनों के अंदर जो आपसी खींचतान और संगठन के अंदर जो आपसी बेचैनी इनके नेताओं की है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, अभी गर्ग साहब भी बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से खुल करके बोले मंच के ऊपर, और हरियाणा प्रदेश के मंत्री अनिल विज भी बार बार उन्हीं चीजों का जिक्र करते हैं। वो अभी हाल ही में कह रहे थे मैं सच बोलता हूं और पार्टी मुझे सच बोलने पर दंडित करती है। इस प्रकार की इनकी विचारधारा है। और सबसे खास बात यह है कि आप संगठन में किसी को भी पद दे दीजिए, कुछ भी बना लीजिए, देखिए केवल वो नाम मात्र है, क्योंकि ना तो किसी के पास वो शक्ति है, कोई जिम्मेवारी है कि वो संगठन का कोई काम कर सके। असल में भारतीय जनता पार्टी के जो भी फैसले होंगे, जो भी निर्णय होंगे, वो कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठकर थोड़ी होंगे या किसी राष्ट्रीय नेता की सलाह पर होंगे। वो कहीं और पर होते हैं निर्णय, वो नागपुर में जाकर के डिसाइड होते हैं। तो ये तो केवल एक नाम दिखाने के लिए खाना पूर्ति कर दी है कि भाई किस किस तरह से प्रदेश में, जहां जैसे पंजाब में चुनाव है तो मंत्री बादल का नाम डाल दो। तो वो हमने अतीत में भी देखा। तो इसमें कोई खास नई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है या कोई ऐसा लीडर जो जनता के बीच से उठ करके आया हो। ये वही लोग हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, बदल बदल कर जो बारी बारी सर वो सबको जो है अलग अलग पद दे देते हैं। तो कोई खास बदलाव वाली बात या कोई नई ऊर्जा वाली बात वो देखने को नहीं मिलती। और कांग्रेस में भी हाल फिलहाल यही स्थिति है। हमने देखा खुद हमारे सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, बजरंग जी ने खुद इस्तीफा दिया जिलाध्यक्ष पद से अभी 1-1.5 महीने हुए। और इनके पड़ोस में जो है सिरसा के अंदर किस प्रकार से जो इनके संगठन में खींचतान चल रही है, और खुद इनके कहां पर प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि भाई हम युवाओं को मौका देंगे। इनके खुद युवा विधायक ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो कुर्सी पे भी बैठने नहीं देते, हम तो खुद जबरदस्ती कुर्सी की पर्चियां पाड़ करके बैठते हैं वहां पर। तो असलियत यही है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की। नहीं, लेकिन अमित मालवीय को हटा देना, अमनदीप जी आपको नहीं लगता कि ये तो कम से कम एक बड़ी बात हो गई? और अमित मालवीय जो कि इतने लंबे समय से इनका पूरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे, अब उनकी छुट्टी करी गई, ये कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना, उसमें चाहे अमित मालवीय, अभी आप एक शहजाद पूनावाला जी है वो भी छोड़, इनके अंदर क्या है कि किसी के पास किसी भी पदाधिकारी को जो पद दिया जाता है उसकी कभी राय नहीं ली जाती। वो ठीक है, वो वहां पर इनको केवल एक टैग, मैं कहूंगा जैसे नेम प्लेट लगा देते हैं ना, वो नेम प्लेट पकड़ा देते हैं। उसके अलावा उनका कोई उससे ज्यादा रोल नहीं होता। वो जो काम करने वाली जो टीम है या जो डिसीजन मेकर जो टीम है या जो निर्णय लेने वाली जो बात है,
वो कोई और ही होते हैं। यही हालत कांग्रेस में भी है। आपने देखा ना कि कांग्रेस कोई भी फैसला लेना है, दोनों पार्टियों में एक ही बात आती है कि भाई लाइन जो प्रस्ताव भी पारित करते हैं अपनी मीटिंगों के अंदर, वो लिखते हैं हाईकमान लेगा। अब हाईकमान की जो परिभाषा है वो उनको खुद नहीं पता कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या सीएलपी लीडर होता है या फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता है, वो कौन सी हाईकमान होती है। और अगर कानून के हिसाब से, भारत के संविधान के और इलेक्शन कमीशन पे पार्टियों की जो कानून लागू होता है उनके हिसाब से देखा जाए तो कई बार ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं कि भाई वो फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लेना है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की तो मीटिंग ही नहीं हुई और वो पता नहीं कौन फैसला लेके आ गया और वो बस नाम चल गया। तो हालात ये है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर कि इनके अंदर कोई भी संगठन हो, कोई भी कार्य हो, असल में वो मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई किसी के पास भी कोई शक्ति, दायित्व या फिर कोई इस तरह का वो प्रभार नहीं देते। सारी शक्तियां उन्होंने केंद्रित की हुई है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने और वो वहीं से संचालित होती है। आप देखते हैं ये बड़े बड़े नारे देते हैं चुनाव में, हम ऐसा करेंगे। हम अभी साथी नेहरा जी को सुन रहे थे कि 2024 चौथी बार की तैयारी कर देंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो जब टिकट देने की बारी आती है पता लगता है भारतीय जनता पार्टी 40-50% से टिकट तो कांग्रेस वालों को दे रही है जो छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं, दूसरी अन्य दलों से आ रहे हैं। आपने देखा जैसे शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो और इनके आधे से ज्यादा सांसद और हरियाणा के अंदर आधे से ज्यादा विधायक जो इनके खिलाफ लड़ करके आए हो। हमने देखा देवेंद्र बबली जी, वो हर पार्टी के दरवाजे पे गए टिकट मांगने और किसी सबने मना कर दिया। वो आखिरी दिन नॉमिनेशन से पहले भाजपा ने उनको टिकट दिया। तो यही हालत कांग्रेस की है। ये जो सभी बातें, ये ढकोसले हैं, केवल बोलने की बातें हैं। और एक मैं कहूंगा कि जिस तरह से खाना पूर्ति करने के लिए, केवल खाना पूर्ति करने के लिए नाम चलिए अमनदीप जी, मैं समझ गया आप ये कह रहे हैं कि भाई रैपर बदलने से नहीं होगा ना, अंदर प्रोडक्ट आप कह रहे हैं कि सब वही हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला है वही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी पदाधिकारी बने हैं या उससे पहले अतीत में इन दोनों पार्टियों में रहे हैं, कभी आप उनसे पर्सनल इंटरव्यू भी करना कि भैया कौन सी मीटिंग आपने अटेंड की थी कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आपका कौन सा सुझाव उन्होंने माना या वो लागू कर दिया। तो ये कोशिश करेंगे, अभी तो कुछ इंटरव्यू करने हैं, कोशिश करेंगे ये प्रश्न जरूर पूछें। ठीक है विजय जी, कैसे देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में? अगर हम लोग देखें, कांग्रेस ने हरियाणा में ये कहा कि अब वो बिल्कुल बूथ लेवल तक जाएगी, यानी कि जो बूथ वाली मैनेजमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कमोबेश, अब उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि उसको काउंटर करना है। दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं बीजेपी की जो नई टीम आई है, एक बड़ा उसमें जो परिवर्तन दिख रहा है वो ये है कि अमित मालवीय को हटा करके दीपक महस्के को ये जिम्मेदारी दी गई है जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। कैसे देख रहे हैं इस नई टीम को बीजेपी की और कांग्रेस की जो कवायद चल रही है हरियाणा के अंदर, दोनों पे? जी देखिए, बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि नितिन नवीन अपनी नई टीम की घोषणा करेंगे और आज उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पहले संगठन में रह चुके हैं, अब वो आपको नहीं मिलेंगे वहां पे, चाहे वो मीडिया प्रभारी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के इंचार्ज रहे हो। या ये बदलाव मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया था तभी दिखने लगा था और ये क्लियर था कि अब भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट स्टेप जब भी लेगी तो ये अपना यंग फेस रखना चाहेगी। कारण निश्चित तौर पर यह है, अभी तो खैर बहुत सारी चीजें हो गई हैं जो कि बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये संगठन में जो बदलाव हुए हैं उससे रिलेट करती हैं, चाहे वो जंतर मंतर की बात कर ली जाए, चाहे अभी जो नए आंदोलन हो रहे हैं उसमें सब युवा हैं। बिल्कुल देश में जो है जो बदलाव दिख रहा है वो उसको शायद रिफ्लेक्शन बीजेपी के संगठन में भी आपको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात आपने एक स्पेसिफिकली कही अमित मालवीय की, तो देखिए इस बीच में जो आईटी सेल है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का, उसने बहुत स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स की है और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो अगर आईटी सेल का ही जमाना है और कोई पार्टी की अगर आईटी सेल मिस्टेक करेगी तो वो पार्टी आखिरकार आईटी सेल में उसको उस गलती को सुधारेगी और निश्चित तौर पे ऐसे नए लोगों को लाएगी जो कि ज्यादा आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा एक्टिव हो, ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो। अगर एक आईटी को एडवाइस करने वाला आदमी एक आंदोलन को, एक स्टूडेंट मूवमेंट को लीड कर सकता है, जनरेट कर सकता है, मैं कहूं,
और उसने कभी किसी पार्टी की अगर आईटी की रणनीति बनाई हो, तो निश्चित तौर पर ये बात समझने वाली है कि आखिरकार मामला जो है इतना आसान नहीं है। अब जो दौर है उस दौर में बदलाव दिख रहे हैं और उन बदलावों को हर राजनीतिक पार्टी को समझना होगा, देखना होगा, और जो देर करेगा उसकी दुरुस्ती ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरी बेहतर यही है कि रणनीति बदलिए और देश के मूड को समझिए। अगर आपको चुनाव में जाना है, 27 हो या 29 हो, जिसकी भी बात कर लीजिए, राज्यों की भी बात कर लीजिए, तो आपको वो तैयारी तो करनी पड़ेगी। शायद रिफ्लेक्शन निश्चित तौर पे नितिन नवीन की इस टीम में उन सब चीजों का दिख रहा है। काफी युवाओं को उन्होंने स्थान दिया है। वैसे मेजोरिटी तो जो है 60 साल से लेकर के 51 साल या 50 नहीं साल विजय जी, लेकिन क्या ये चेहरे वाकई में, जैसा अभी अमनदीप जी कह रहे थे, क्या ये जो चेहरे हैं ये वाकई डिसीजन मेकिंग में कोई बात इनकी सुनी भी जाती है, या सिर्फ एक तरीके से हम ये कहें कि दिखाने के लिए है? क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों के स्तर पर है ये बात। आप चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर आप इधर नितिन नवीन की बात करें, क्या बिना शीर्ष नेतृत्व के कोई भी फैसला संभव है? तो फिर ये जो पद दिए जा रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उनका क्या अस्तित्व है और क्या मायने है उसके, और उससे क्या बदलेगा? विजय जी। जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि हर राजनीतिक दल जो है हमेशा अपने शीर्ष नेतृत्व के बदौलत ही पहचाना जाता है और जाना और समझा जाता है। और अगर वो लीड नहीं देगा, वो लीड नहीं करेगा चीजों को या आगे नहीं बढ़ाएगा, उसकी रणनीति कमजोर होगी, तो शीर्ष नेतृत्व की नीचे वाली टीम फिर और कमजोर आपको नजर आएगी। और इसके रिफ्लेक्शन आपको कई पार्टियों में दिखते हैं। इसलिए नेता का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर जहां तक बात आप ये कह रहे हैं कि नीचे के पदों की क्या अहमियत है, तो निश्चित तौर पे आपको नीचे के पदों की अहमियत तब नजर आएगी जब आप क्षेत्रीय स्तर पे उनकी आकलन करेंगे। अगर जहां तक बात राम माधव की है, अगर मैं एक नाम ले लूं, या वसुंधरा राजे सिंधिया की है, तो इन लोगों ने एक अपनी छाप छोड़ी है। खास मौकामों पे बहुत सूझबूझ के साथ उन चीजों को आगे बढ़ाया है। अगर जेएनके में राम माधव का जिक्र आएगा तो ये माना जाएगा कि वहां पे सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली उनका एक बड़ा योगदान था। अगर आप राजस्थान की, जैसे मैंने बात कही, अगर आप वसुंधरा राजे की बात करेंगे, तो उन्होंने 3 बार लगातार राजस्थान की सरकार को लीड किया है और एक बहुत सीनियर लीडर के रूप में उन्हें, आपको वो बात समझनी होगी कि आखिरकार ऐसे सीनियर्स की भी जरूरत है। और आप रणनीति और शीर्ष के नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि वसुंधरा राजे के साथ में जब राजस्थान में उन्होंने चुनाव जितवाया और सब कुछ किया, तो क्या ये बात बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी कि उनको असंतुष्टि या नाराजगी नेतृत्व के प्रति है? तो वो तो ये भी बात रखने में सक्षम है ना कि नेतृत्व अगर हमारे डिसीजंस के साथ में उनके डिसीजन के साथ में आगे नहीं बढ़ता है और जो चाहते हैं उस प्रकार से नहीं होता है, तो नाराजगी जाहिर करने वाले लोग भी हैं यहाँ पर। तो ये संगठन जो है निश्चित तौर पे इस फुट को अलग छोड़ दिया जाए। वैसे तो कारण ये है कि अभी जो मैं पहले जो बात कह रहा था कि जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में जो भी पार्टियां आज चाहती हैं कि वो यंग फेसेस को सामने लेके आए और उनसे जो नई जनरेशन आज आपको मुखर दिख रही है उस तक कनेक्ट, एक तरीके से वो कनेक्ट करने की कोशिश है, और वो दोनों ही पार्टियां उस कवायद में हैं कि किस तरीके से जो युवा है, चूंकि आजकल अब अधूरी वही हो गया है, तो उसके इर्द गिर्द ये सारे परिवर्तन देख रहे हैं। नेहरा साहब, ये सवाल बार बार है कि भाई ये जो आपने बदलाव किया है इसका रिफ्लेक्शन आएगा कैसे, और क्या जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें इस वजह से ज्यादा आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे हों जो थोड़ा सा यूथ को भी साथ में कनेक्ट कर सकें? और दूसरा, ये बात तो कमोबेश कही गई दोनों प्रवक्ताओं की ओर से कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, रैपर आप बदल रहे हैं, अंदर जो चीजें हैं वो वही हैं, तो इससे कोई बहुत अंतर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से होगा नहीं। नेहरा साहब, देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन हमारा मजबूत है, नेतृत्व हमारा मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में हमारे जो निर्णय हैं उनको लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो नई टीम की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर की है उसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में 8 नई नियुक्तियां करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नई टीम में अनुभवी और नए चेहरे दोनों का एक समावेश बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने नए कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को, पुराने चेहरों को देने का काम करके एक समन्वय बनाने का काम किया है। आज 16 राष्ट्रीय सचिवों के माध्यम से जो राष्ट्रीय मंत्री हम बोलते हैं
उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक संतुलन बनाने का काम किया है। बीजेपी का जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख हमारी जो पहली इकाई है वहां से लेकर के बूथ से लेकर के मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के जिला और राष्ट्रीय स्तर तक हमारा प्रदेश स्तर तक एक मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक आधार है, जो हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी बनती है, निर्णय भी लेती हैं, जनहित में हम काम भी करते हैं और जनसेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी चुन के आते हैं। बीजेपी के जो निर्णय हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ता को सबसे बड़ा एक भूमिका और रोल देने का काम हम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बनाती, बल्कि उन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी समय समय पे करती है, जिससे कि कार्यकर्ता को क्या क्या काम करना चाहिए, एक कार्यकर्ता की भूमिका रूप में क्या क्या उसके काम है, क्या क्या उसके दायित्व हैं, क्या क्या उसको करना चाहिए, वो सब भूमिका उसको बताने का काम करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक लेकिन राजनीतिक इसका पार्टी फायदा है। क्या है ना विजेंद्र राजी भाई, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, आपके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। अगर आप ये कह रहे थे कि आप सारी चीजें बेहतर कर रहे हैं, आपने पॉलिसी भी बना दी, आप कानून भी लेकर के आ गए, री एग्जाम भी करा दिया आपने, लेकिन फिर भी आपके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो ये जो संगठन आपका है या जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा करते हैं, वो मैसेज उन जेनजीज को आप क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? और फिर क्या उससे बदलने वाला है? आप बदलते रहिए चेहरे, आप मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाएंगे, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो पार्टी या संगठन या बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं के होने का फायदा क्या है निराशा? आयुष जी देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर बात करूं तो हरियाणा में जब सरकार बनी तो मेजोरिटी में जो युवा है उसने हमें वोट दिया। युवाओं के समर्थन से, उनके साथ से, उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में हरियाणा प्रदेश में बनी, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा ही संवेदनशील हमारा नेतृत्व है, जागरूक है, समझदार है, अपने युवाओं की बात को मानते हुए अगर कोई निर्णय हमने लिया है, उनकी मांग पे अगर हमने कोई निर्णय लिया, क्योंकि अधिकांश युवा उसके अंदर ऐसा था जो कहीं ना कहीं परेशान था, दुखी था, उसकी बात को अगर हमने माना है तो इसका मतलब ये सरकार की मजबूती का पक्ष है, सरकार के लिए कोई कमजोरी का पक्ष नहीं है, मजबूती का पक्ष है। क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता की भावनाओं के अनुरूप व्यवस्थाएं चलती हैं, और ये पेपर लीक और नीट की जो व्यवस्थाएं हैं, ये देश की आजादी से लेकर लगातार पेपर लीक की समस्या इस देश में रही है। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र इतना युवा को अगर समझ रहे थे तो फिर इतना लंबा आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था ना। तो युवा तो पहले दिन से कह रहा था धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें, आपको दे देना, आपको ले लेना चाहिए था, या नैतिकता का जो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना आधार बताते हुए इस्तीफा दिया, दे देते इस्तीफा। ये सब होता ही नहीं। देखिए, लेकिन वो जब इस तरीके से ये आंदोलन बढ़ा उसके बाद आपने इस्तीफा दिया। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि छात्र एग्जैक्टली जो कह रहे हैं या जो यूथ कह रहा है उसके साथ कनेक्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का इस समय ग्राउंड के ऊपर। आयुष जी देखिए, सबसे पहले हमने जो पेपर लीक के विषय की अगर हम बात करें, उसमें जो लोग शामिल थे सीबीआई ने उनको जांच के दायरे में लिया, एफआईआर दर्ज की, उनको गिरफ्तार करने का काम किया, उन पे कार्रवाई करने के काम की। देश के अंदर पहली बार पेपर लीक के ऊपर एक कठोर कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया, और पूरी तरह से देश की जनता, देश का युवा भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के सबसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री रहने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त नहीं होता। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन और युवाओं के, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। जहां हरियाणा के अंदर लगातार हर 5 साल के अंदर सरकार बदलने का एक ट्रेंड हरियाणा प्रदेश के अंदर रहता है, वहां लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं का भी, महिलाओं का भी, किसानों का भी, समाज के हर वर्ग का भरपूर 3 बार पूर्ण बहुमत के नहीं, बीच में एक सरकार आपने जेजेपी के सहयोग से चलाई, वो पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन ठीक है वो कंटिन्यूएशन में आप 3 बार रहे। गर्ग साहब भाई, ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, कनेक्ट करने की कोशिश और कनेक्ट कर पाना, दोनों में बड़ा फासला है। एक ऐसा मूवमेंट हम लोगों ने देखा जो एक पेज बना कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे, और वो आकर के प्रोटेस्ट करते हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा लेते हैं। विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो इस्तीफा नहीं करवा पाती है, तो वो वहां पर आप भी पिछड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी ही सिर्फ वहां पर युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पाई, विपक्षी होने के नाते आप भी उसमें कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। नहीं तो ये स्पेस मिलता ही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी को। अब आप बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे? आप कह रहे हैं कि आप युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे युवाओं को? मैं बताना चाहता हूँ, हम लगातार
हमने छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, लाखों युवा आ रहे हैं। जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, हमारा खुला समर्थन रहा। जहां तक हमने प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री की को ठीक आगे धरना दिया। किस प्रकार राहुल नहीं गांधी नहीं, जी राहुल गांधी जी के कहने पर क्या इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का? नहीं हुआ। हम तो नहीं, हम कद कहते हैं, हम तो आपको ये कह लेना रहे चाहिए हैं था, कि ये तो इस्तीफा विपक्ष हुआ। का दायित्व है गर्ग साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये मूवमेंट खड़ा ही ना हुआ। भाई विपक्ष को चुना ही जनता ने इसलिए। मेरी सुनो, पूरा प्रेशर था, लोकसभा नहीं चलने दी, पूरा प्रेशर था। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए। अरे ये तो बाद की बातें आप बता रहे हैं गर्ग साहब। इस्तीफा होने से पहले की जरा तस्वीर बताइए ना मुझे। 20 दिन ये 20 दिन से ज्यादा आंदोलन चला, राहुल गांधी यहाँ पर थे ही नहीं गर्ग साहब। आयुजी आदि बीच में कट जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा के अंदर हमने मुद्दे उठाए। आज यहाँ तक कि जंतर मंतर में युवाओं ने प्रदर्शन किया, छात्रों ने प्रदर्शन किया। हमने लगातार लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव, वहां पर पूछा तो जवाब दो, लाठीचार्ज किसने करवाई? ये जो बीजेपी के आरएसएस के जो आदमी बिना भर्ती के लाठीचार्ज कर रहे, वो कौन थे? बिना भर्ती के अंदर बिना नाम प्लेट लगाए पुलिस वाले के जवान कौन थे? सीआरपी के जवान के ऊपर नेम प्लेट। अरे वो सारी बातें ठीक है गर्ग साहब, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये प्रश्न ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि विपक्ष होने के नाते ये दबाव आपको इस तरह से बनाना चाहिए था कि आपके दबाव में शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। मैं समझे, दबाव हमारा भी था, आपका नहीं था वो दबाव, वो छात्रों का था। वो छात्रों का था, वो कॉकरोच जनता पार्टी का था, और वो क्रेडिट वो ले गए, उसमें आप पिछड़ गए। विपक्ष का बहुत ज्यादा दबाव था, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं थे। आज भी दबाव है, गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? छात्रों का सिर फोड़ दिया, हाथ फोड़ दिए, टांग तोड़ दी, उसका जवाब दे। और यहाँ तक नहीं तो ये तो फिर आपके ऊपर भी दबाव। छात्र भाई रांची में आपके यहाँ राहुल गांधी का भी पुतला फूंक रहे हैं वहां पर। छात्रों से अरे भाई राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं कि नहीं फूंक रहे हैं छात्र? कौन फूक रहे हैं? कोई नहीं फूक रहा। रांची में कोई कहीं नहीं फूक रहे, ये सब झूठी अफवाह है। और एक बात बताता हूँ, जहाँ जंतर मंत्र की बात थी, सरकार ने वायदा किया था चलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे गर्ग साहब? मेरा ये सवाल ये है, अगर युवाओं को जोड़ने की बात आप कह रहे हैं तो झारखंड में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बताइए। देखिए, बिल्कुल हम तो कहते हैं कौन सा पेपर लीक हुआ है, वहां जिस तरह की बातें कर, पंजाब में कहते पेपर लीक हो गया आपके सामने, और पंजाब में पेपर लीक होया था क्या? आपको हम बोलना नहीं चाहते। जहां हमारा संगठन का सवाल है, बीएलए बने हरियाणा में बना चुके, बीएलए अब यही तो है ना, यहाँ पेपर लीक, वहां की मुद्दे अलग, इनके मुद्दे अलग, उनके मुद्दे। भाई छात्र अगर विरोध कर रहे हैं और वहां तो वो इस्तीफा भी नहीं, वो तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करवा लीजिए, उस पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। आप सरकार में हैं वहां पर गर्ग साहब, लेकिन आप यही जब करते हैं ना, तभी या फिर आपका जो कनेक्ट है वो युवाओं के साथ कैसे होगा? मुझे ये प्रश्न पूछने के लिए मजबूर होना। बिल्कुल, युवा हमारे साथ है, हम युवाओं के साथ है। जगह जगह राजस्थान के अंदर प्रोग्राम किया, यूपी के अंदर प्रोग्राम, दिल्ली के अंदर। चलिए अब युवा कैसे कनेक्ट करेंगे ये मैं युवाओं पे ही छोड़ता हूं। बहरहाल समय और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि अब दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं, लेकिन अब जिस चीज पर फोकस ये राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं उसमें उनको सफलता कैसे मिलती है ये आने वाले वक्त में तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।